कॉन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 2 का सेकेंड लेसन लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 ये सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए हमारी वीडियोस पे। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। Various organs are continuously performing their function in the human body, along with the various substance systems like अब हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, फंक्शन में होती है। अब कौन कौन सी फंक्शन वेरियस सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि हमारे जो सांस लेते हो, डाइजेशन यानी कि जो खाना, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट आउट प्रोडक्ट बाहर निकालना, कंट्रोल सिस्टम है, सब डिफरेंट एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स है। एक्सटर्नल यानी कि जो हमारे बाहर की तरफ से दिखाई देते हैं, आंखें है, हाथ पाव है। इंटरनल यानी कि हमारा हार्ट है, किडनी है, ये इंटरनल है ऑर्गन्स, ये जो हमें दिखाई देते बाहर से। आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली बट थ्रू कंप्लीट कोऑर्डिनेशन। ये अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं मगर कोऑर्डिनेशन होता है उनमें। यानी कि जैसे कि देख लो, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ आगे आएंगे, जो भी आपका, अगर गुलाब जामुन खा रहे हो तो आप गुलाब जामुन की तरफ हाथ जाएंगे, वो मुंह में जाएंगे, आपके दांत उसे चबाएंगे। अब पूरा ऐसे प्रोसेस चलता होता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन होता है एक प्रकार का। दिस ओवरऑल सिस्टम इज इन एक्शन इन मोर और लेस सेम वे इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही प्रोसेस सब ऑर्गेनिज्म में होती है। दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज। और इसी सब पर्पज के लिए, सभी सिस्टम्स चालू रहने के लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो चाहिए ना ये सब होने के लिए। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स। एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ पे वो एनर्जी फॉर्मेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वहां पे सब एनर्जी फॉर्मेशन होता है। It is not like that only foodstuff is sufficient for energy production, but oxygen is also necessary. सिर्फ हमें फूड का यानी कि सिर्फ खाने की जरूरत नहीं, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। आपको बोलेगा सांस बंद कर दो और सिर्फ खाने का क्या चाहिए वो मांगो मगर सांस लेना नहीं, तो चलेगा क्या? नहीं, आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। All these, that is foodstuff and oxygen, are transported up to the cell via circulatory system. और ये जो फूड है और ऑक्सीजन है वो हर एक सेल को कौन ट्रांसफर करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। बिसाइड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय, और उस पे कोऑर्डिनेशन को इसका होता है कंट्रोल सिस्टम का। दैट इज ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यानी कि हर कोई यहाँ पे मदद कर रहा है एनर्जी प्रोडक्शन होने के लिए हमारे बॉडी में। फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस आल्सो रिक्वायर एनर्जी। और इन सारे फंक्शनिंग के लिए लाइफ प्रोसेस के हमें एनर्जी की जरूरत होती है। So, human and other animals consume fruit and vegetable. अब हम है ह्यूमंस, अदर एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। नहीं तो कार्निवोरस एनिमल होंगे तो हर्बिवोरस एनिमल्स को खाएंगे, जैसे कि लायन, टाइगर, वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, बराबर। बट प्लांट्स आर एटोट्रॉप्स। प्लांट्स क्या है, एटोट्रॉप्स, यानी कि वो खुद का नहीं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अपना खाना वो खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल। They utilize some of the food for themselves, whereas remaining is stored in various parts. जितना उनको लगता है खाना वो यूटिलाइज कर देते, यूज कर देते, और बचा हुआ खाना वो अपने फ्रूट्स, जो हम फल खाते हो, लीव्स, पानों में, स्टेम में, रूट में स्टोर करके रखते हैं। वी कंज्यूम ऑल द वेरियस प्लांट मटेरियल, और इसे हम खाते हैं। यानी कि कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के लीव्स खाते हैं, कुछ का स्टेम भी खाते हैं, कुछ के रूट भी खाते हैं, ऐसा है। एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, और हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं। अब प्लांट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेम द वेरियस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट, फ्लैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। ये सब हमने 7th स्टैंडर्ड से सीखा है। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम टू ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट। तो हमें क्या खाते, वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलते हैं, देख लो, मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी यानी कि जो गुड़ होता है उसे हम जैगरी कहते हैं, केन शुगर
देन वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल, पोटैटोज, आलू जिसे कहते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट मीट, बीट, सीरियल्स, सीरियल्स में कौन कौन से, व्हीट गेहूं, मेज यानी कि कॉर्न्स वगैरह, रागी जवार, मिलेट सातू एंड राइस चावल एक्सेट्रा, ये सब हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पाने के लिए। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि 1 ग्राम में, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में आपको कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपको लिखना है 4 किलो कैलोरी। लेट अस स्टडी द वे बाय विच द इज एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। फिर हम देखते हैं कि हमें ये एनर्जी कैसे मिलती है, कैसे ऑब्टेन होता है। हम तो खाना खाते हैं, तो जो चपाती भाकरी जो होगा आपका, वो तो सेल को नहीं जाता है, ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, उसमें बाहर कैसे आते हैं, वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, हमारे बॉडी को कैसे एनर्जी मिलती है, वो सब हम अगले पेज पे देखते हैं। अगले पेज पे दिया है हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुए और उनमें एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। सो फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्व एंड लेबल द डायग्राम गिवन असाइड। यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है इस डायग्राम को और इन पार्ट्स को लेबल करना है। तो देख लो, मैं पहले पार्ट्स को लेबल कर देता हूं। यहाँ पर है हमारा नोज, ये हो गया नोज। देन दिस इज आवर माउथ, सो ही राइट हियर माउथ। ये सब आपके बुक में आप जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे ही लिख के ले लो। लैरिंग्स, ये क्या हो गया पोर्शन, लैरिंग। अब यहाँ पे नीचे आते, ये जो पोर्शन है हमारा, इसे कहते हैं हम ट्रैकिया, TRACHEA। अब ए जो लंग्स के अंदर होते हैं उसे बोलते हैं हम ब्रोंकाई, BRONCHI। वापिस यहाँ पे देख लो, ए वाला पोर्शन जो ए क्या है हमारा, जो कौन सा पार्ट है, देख लो ये अंदर वाला हिस्सा दिया है, ये हमारे फेफड़े है जिसमें हम लंग्स जिसे कहते हैं, और ये ओपन किया हुआ लंग है, उसमें से पार्ट दिखाई दे रहा है। देन इन ब्रोंकाई को हमने यहाँ पे क्या किया है, जूम आउट किया है। जूम क्या है, यही पोर्शन, और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहले ए वाला हिस्सा बोलते हैं, ये लंग्स के नीचे वाला हिस्सा कौन सा होता है, डायफ्रागम। ए डायफ्रागम जो होता है वो ऊपर नीचे होता है, हवा अंदर बाहर जाती है तब। देन दिस इज आर कॉल्ड एज एल्वोली। ALEVELIOUS, ये सब लिख के ले लो पहले, सारे पार्ट्स के नेमिंग। ओके, तो डिलीट कर देता हूं मैं। अब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन अकर्स एट 2 लेवल। रेस्पिरेशन 2 लेवल्स पे होता है। कौन से 2 लेवल्स पे, बॉडी यानी कि जो हम मुंह से लेते हैं लंग्स में जाते हैं, एंड देन सेल्यूलर लेवल, बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर लेवल। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी का अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बना होता है वो बाहर आता है। एंड द सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग एट बॉडी लेवल, इसे बोलते हैं हम बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेल्यूलर लेवल, अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है, तो फूड स्टफ आर ऑक्सीडाइज आइदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ और विदाउट द हेल्प ऑफ। पहले क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों केसेस हम पढ़ने वाले, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट हेल्प, यानी कि ऑक्सीजन की मदद से, दूसरी कैसे ऑक्सीजन के मदद ना मिलने पर, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होने पर। तो कैन यू टेल का देखते हैं हम पहले कि क्या प्रश्न पूछे गए हमें इस कैन यू टेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ सी दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो पहले हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए इसके लिए। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पर देख लो कितने, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। देन नेक्स्ट विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दिस एटम। तो इस ग्लूकोज में जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है,
covalent bond. And third answer, in terms of chemistry, what happen actually when a molecule get oxidized? ऑक्सीडेशन होने के कारण कब क्या होता है, यानी कि केमिस्ट्री में। तो देख लो, यहां पर सिर्फ ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन गेन क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है और लूजेस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन लूज्ड। एक तो ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन देते हैं केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन के वक्त। ओके, हैव यू गॉट ऑल दिस? लिख के ले लो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। अब आगे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एवरी डे आर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं? तो हमारी जो डेली लाइफ के प्रोसेसेस है उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? एटीपी। अब एटीपी का आगे हमें सारे जो एटीपी या NADH2 FADH2 ये सारे शॉर्टकट है उनके फुल फॉर्म दिए हैं, वहां पे देते हैं। देन फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज। पहले क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप इन द कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये पहले ऑक्सीडाइज होगा। देन दिस इज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है इसे ही हम कहते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन। देन सेल्युलर रेस्पिरेशन अकर्स अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड्स। मगर जो सेल्युलर रेस्पिरेशन होता है यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, इसे ही कहते हैं हम सेल्युलर रेस्पिरेशन। ये दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि क्या, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें होता है। एंड एनारोबिक यानी कि अनएरोबिक, एरोबिक न होना यानी कि ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, नहीं तो उस केस में ऑक्सीजन नहीं मिलता। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप्स। देख लो कैसे है, यहाँ पे एक चार्ट लिखते देता हूं। सेल्युलर रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन उसके दो प्रकार, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। अब एरोबिक में 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट वन होता है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड होता है TCA दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, एंड थर्ड वन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन GTE। और एनारोबिक में सिर्फ वो बाद में देखते हैं, एनारोबिक इस चैप्टर इस पार्ट में हम नहीं लेंगे। सो अब इस पार्ट में हम एरोबिक लेने वाले तभी का सिखाता हूं। देख लो, फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने वाला है इस पे, तो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो सेल का ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म, उसमें प्रोसेस होती है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन दिस प्रोसेस। ग्लूकोज की क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, हर एक के 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। किसके, फिर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स दैट इज एडेनासाइन ट्राइफॉस्फेट, NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। इन चारों एलिमेंट्स के 2-2 हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A। इनमें से जो पायरुविक एसिड होता है वो आगे जाता है, यानी कि इसका अगेन कन्वर्जन होता है और इससे एसिटाइल कोएंजाइम A फॉर्म होता है। और इस प्रोसेस के दरमियान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 and 2 molecules of CO2 are released। क्या होगा देख लो, इसमें से सिर्फ इस 4 में से सिर्फ पायरुविक एसिड का अगेन कन्वर्जन होगा, जिसमें पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस 2 molecules of NADH2 प्लस 2 molecules of CO2 ऐसे मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप।
अब इसके आगे क्या होगा, तो उसे बोलते हैं हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। वो पढ़ते हैं अब, बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो मॉलिक्यूल्स तैयार हुए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं, जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज ऑपरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस एसिटाइल यानी कि कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए पर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद रिपीटेड साइकिल्स होते हैं। एसिटाइल पार्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें हमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NaDH2 और FeDH2, ये चार हमें मिलेंगे। ये देख लो, पायरुविक एसिड का हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम गया माइटोकॉन्ड्रिया में उसका TCA साइकिल हो गया रिपीटेड, और TCA साइकिल से हमें ये चारों मिले। ओके, हैव यू गॉट? देन आप थर्ड रिएक्शन लेते, एक आप ऐसी फेंट लाइन भी निकाल सकते हो इन पे, क्योंकि ये इजी पड़ता है। पायरुविक एसिड ATP NaDH2 वाटर मिला, उसमें से पायरुविक एसिड का कोएंजाइम ए में कन्वर्जन हुआ, उसमें हमें NaDH2 के 2 मॉलिक्यूल, CO2 के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। अब एसिटाइल कोएंजाइम अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, TCA साइकिल होता है उस पे, और उसमें से कंप्लीट ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन के बाद CO2 H2O NaDH2 FeDH2 हमें मिलता है। देन थर्ड साइकिल हम देते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस चेन रिएक्शन में, इसलिए देख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड FeDH2 फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑल अबव द प्रोसेस। हर एक प्रोसेस में NaDH2 FeDH2 के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं। देन पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। फिर अब तक तो पायरुविक एसिड का कोएंजाइम का आगे ऐसे होगा, मगर जो NaDH2 FeDH2 बने थे वो अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में भाग लेते हैं। यहाँ पे उनका रिएक्शन होता है। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम ईच NaDH2। एक NaDH2 से 3 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम ईच FeDH2। एक FeDH2 से 2 मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म होंगे। ये बात ध्यान में रखो। आपको पूछा जाएगा कि NaDH2 से कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो 3। FeDH2 से कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, तो 2। Besides ATP, water molecules are also formed in these reactions। ATP के साथ क्या हो गए, H2O के भी मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो ETC दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन कहां पे होगी, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। देख लो, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें होने वाले चेन रिएक्शन। देन thus a molecule of glucose is completely oxidized। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती है तब पूरी तरीके से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 H2O आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द एनर्जी। एनर्जी तो बन गई, ATP तो बन गया है, ATP यानी कि क्या है, एनर्जी है, मगर CO2 और H2O भी इस रिएक्शन के वक्त बन जाते हैं, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमें बाहर निकालने होते हैं। अब आगे वाला हिस्सा पढ़ते, तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि आपको जो 3 स्टेप्स है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब ATP के बारे में देखते हैं। देख लो, ATP दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate is energy-rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate group are attached to each other। तो ये क्या है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, इसमें एनर्जी होती है,
और जो एनर्जी होती है वो बॉन्ड्स में स्टोर की होती है। मगर किसके बॉन्ड्स? तो फॉस्फेट ग्रुप के बॉन्ड्स एक दूसरे को अटैच होते हैं, जो कि यहाँ पे हमें नीचे दिए हैं, देख लो। ये है फॉस्फेट बॉन्ड्स। These molecules are stored in the cells as per the need. हमारे जैसी जरूरत है उसके हिसाब से बॉन्ड्स यानी कि एनर्जी बनाई जाती है, स्टोर की जाती है। केमिकली एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम द एडेनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। एटीपी किससे बनता है? ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और किससे बनेगा? एडेनोसाइन राइबोन्यूक्लियोसाइड। सो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वापिस वो फॉस्फेट के बॉन्ड्स होते, इसलिए ये बन गया एटीपी, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, जिसे कहते हैं हम एडेनाइन, पेंटोस शुगर, और शुगर कौन से होते हैं? राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस कंपाउंड कौन सा है? एडेनाइन, पेंटोस। शुगर कौन सी है? राइबोस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे, 1 2 3। यहां पर भी देख लो, 1 2 3। एज पर द नीड, जैसे हमारी नीड है, एनर्जी डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? अभी ब्रेक होंगे जब हमें नीड होगी, तब तीन जो ग्रुप्स है फॉस्फेट बॉन्ड्स है, वो क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, एंड हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे जैसे लेन देन ट्रांजेक्शन के लिए करेंसी लगती है, पैसे, वैसे एनर्जी बनाने के लिए हमें एटीपी लगता है। सो एटीपी के आर नोन एज एनर्जी करेंसी। तो आपको ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अब आते हैं NADH2 और FADH2 का फुल फॉर्म। एटीपी का तो फुल फॉर्म हो गया, अब NADH2 और FADH2। NADH2 यानी कि निकोटीनमाइड। निकोटीन देख लो कैसे उसको पार्ट्स बनाने हैं, निकोटीन अमाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FADH2 का कैसे? फ्लेविन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। Both enzymes are formed in the cells and used in cellular respiration। ये किस में जाते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नीचे हमें फिगर दी है, जो है कि देख लो क्या फिगर है मेरे पास। एडेनाइन और राइबोज शुगर और फॉस्फेट बैंड्स। यहां पे एटीपी में एनर्जी बन गई है। देन अब जब हमें एनर्जी लगेगी, यानी कि हमारी एटीपी फुल्ली बैटरी चार्ज है, हमारे पास बहुत एनर्जी, जब हमें एनर्जी लगेगी, अब बैटरी डाउन है, यानी कि क्या हमें एनर्जी की नीड है, चार्ज होना है, तो क्या होगा? एडेनाइन और राइबोज शुगर उनका बॉन्ड वैसे ही रह गया, मगर जो फॉस्फेट बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो गए। देख लो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स एक दूसरे को अटैच थे, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स अटैच है? 2 बॉन्ड्स, और एक अलग हो गया, और इसी के बीच एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसे ही बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी, एटीपी फॉर्मेशन। If there is insufficient amount of carbohydrates in the body due to the exceptional conditions like fasting and hunger, अब क्या होगा? फास्टिंग यानी कि उपवास रख दिया, नहीं तो हंगर यानी कि हमें कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। Then lipids and proteins are used for energy production। तो क्या होंगे? जो हमारे बॉडी में लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं, उससे हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। लिपिड, इन दिस केस लिपिड्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। लिपिड का कन्वर्जन किस में होगा? फैटी एसिड में, और प्रोटीन्स का कन्वर्जन होगा अमीनो एसिड्स में। ये सब देख लो, मैंने जो जो अंडरलाइन किया है वो सब आपको आने वाला है, इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप भी वो सब अंडरलाइन करके रख लो। देन फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो फैटी एसिड्स है, पहले जैसे ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम ए तक का जो प्रोसेस था, यहाँ पे डायरेक्टली लिपिड टू फैटी एसिड एंड फैटी एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, प्रोटीन टू अमीनो एसिड टू डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से एनर्जी ऑब्टेन होती है थ्रू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रब साइकिल। कौन सी प्रोसेस होती है? जब हमारे पास
फास्टिंग नहीं तो हंगर की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते तो लिपिड और प्रोटीन्स के वक्त क्रब साइकिल यूज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आ गए समझ में? ऊपर कौन सी थी? ग्लाइकोलिसिस, टीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। और यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो लिपिड और प्रोटीन से हम कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो है। अब इन दोनों के बारे में जो एरोबिक है उसका हम चार्ट पढ़ लेते हैं, देख लो। उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, गुस्टाव इम्डेन, यानी कि इन 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है हमारे वो डिस्कवर किए। ओटो मायर्स होप एंड जैकब पेर्नस along with their colleagues, यानी कि उनके सहकारियों के साथ। फॉर दिस पर्पज दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन मसल, इनके लिए उन्होंने मसल्स के ऊपर काम किया था। Hence glycolysis is also called as Embden-Merov Pernas pathway, that is EMP pathway। इन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम EMP pathway भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश डैश, तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर कहाँ है, तो ये इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज EMP पाथवे। द साइक्लिक रिएक्शन ऑफ TCA, that is ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, were discovered by सर हैंस क्रब। TCA साइकिल किसी ने डिस्कवर किया? सर हैंस क्रब ने। Hence the cyclic process is also called as क्रब साइकिल। तो इस साइक्लिक रिएक्शन को भी हम क्रब साइकिल भी बोलते हैं, नहीं तो TCA साइकिल भी कहते हैं। has been awarded the Nobel Prize in 1953 for his discovery। और सर हैंस क्रब को 1953 में डिस्कवरी के लिए नोबेल पारितोषिक से नवाजा गया है। अब एरोबिक का हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, सब कैसे होता है। सो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो कैसे करेंगे तो देख लो। तो पहले तो हमारे एज यूजुअल क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का कौन कौन से होते हैं देख लो। ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, उस पे क्रब साइकिल का रिपीटेड प्रोसीजर होगा और इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी और 2 वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज CO2 एंड H2। ये पूरा बीच वाला हिस्सा आपको लर्न करना है पहले बार। देन सेकेंड, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं? लिपिड्स नहीं तो प्रोटीन्स। लिपिड से बनता है फैटी एसिड, फैटी एसिड से डायरेक्टली बनता है एसिटाइल, प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से डायरेक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। इतनी सिंपल साइकिल है। एक कौन सी है मगर? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये था इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।